एपिसोड 81। अभिमन्यु ने चित्रलेखा के सारे सैनिकों को घायल कर दिया था, लेकिन सम्राट वो तो दुगने गुस्से के साथ अभिमन्यु पर वार कर रहा था। अभिमन्यु उसका वार काटता हुआ थक गया था। उन सबके बीच आधी रात तक लड़ाई होती रही, लेकिन कोई भी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वही सृष्टि तो बस अपने महादेव के सामने हाथ जोड़े बैठी थी। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे सृष्टि की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। सृष्टि ने एक पल के लिए भी महादेव के मंत्रों के उच्चारण का त्याग नहीं किया, बल्कि वह पूरी निष्ठा के साथ पूजा अर्चना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि वह सम्राट का वशीकरण कैसे तोड़े। तभी अवंतिका ने चित्रलेखा की तलवार पर वार करते हुए कहा, अंडस्को युवराज, आप कुंवरसा सम्राट को घायल कर दीजिए। ये सुनते ही अभिमन्यु की आंखें फैल गई। उसने सम्राट के वार को रोकते हुए कहा, अंडस्को अवंतिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सम्राट मेरा मित्र ही नहीं, मेरा भाई जैसा है। मैं चाहकर भी सम्राट पर वार नहीं कर सकता। अवंतिका चित्रलेखा की तलवार पर वार करते हुए बोली, अंडस्को युवराज, अगर आप यह नहीं करेंगे तो हमें कई पहर तक ऐसे ही लड़ना होगा। अभिमन्यु सोच में पड़ गया। अवंतिका ने फिर कहा, अंडस्को सोचो मत युवराज, कुंवरसा सम्राट का वशीकरण तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप उसको घायल नहीं करते। हम कुंवरसा सम्राट को अपने साथ घायल करके ही ले जा सकते हैं। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही चित्रलेखा अवंतिका पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मेरे होते हुए मेरे कुंवरसा सम्राट को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इस पर अवंतिका ने भी आंखें दिखाते हुए कहा, अंडस्को तो फिर तुम्हें मृत्यु के घाट उतारने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वही अभिमन्यु को भी अब यही तरीका अपनाना सही लगा। अभिमन्यु ने इस बार अपने दिल को मजबूत किया और तलवार से एक वार सम्राट की बाजू पर कर दिया। सम्राट के हाथ से तलवार छूट गई। अभिमन्यु रुका नहीं, उसने एक और वार सम्राट के सीने पर किया। सम्राट के सीने से खून निकलने लगा। सम्राट घुटनों के बल बैठ गया। अभिमन्यु ने तलवार फेंक दी और जल्दी से जाकर सम्राट को संभाल लिया, लेकिन सम्राट अभी भी गुस्से में अभिमन्यु को खुद से दूर कर रहा था। अभिमन्यु को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अवंतिका की तरफ देखा और अवंतिका ने अपने चेहरे पर लपेटा हुआ कपड़ा अभिमन्यु की तरफ फेंकते हुए कहा, अंडस्को कुंवरसा सम्राट के हाथ बांध दीजिए। हम इन्हें ऐसे ही लेकर जा सकते हैं। इनका वशीकरण टूटा नहीं है। हम अपने महल के पुरोहित से कहकर इनका वशीकरण खंडित करवा लेंगे। वही चित्रलेखा ये सब देख रही थी और वह और ज्यादा गुस्से में अवंतिका से लड़ रही थी। अभिमन्यु ने सम्राट के हाथ बांधे और उसे लगभग जबरदस्ती खींचकर घोड़े पर बैठा दिया। चित्रलेखा गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, अंडस्को मेरे कुंवरसा सम्राट को ले जाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दो मेरे कुंवरसा सम्राट को। अवंतिका ने इस बार चित्रलेखा पर वार करते हुए कहा, अंडस्को अब तो सम्राट को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। चित्रलेखा तुम भी नहीं और तुम्हारी ये दुष्ट चालें भी नहीं। अवंतिका ने महादेव का नाम लेकर पूरी जान लगाकर चित्रलेखा की तलवार पर वार किया और चित्रलेखा की तलवार के दो टुकड़े हो गए। चित्रलेखा की आंखें गुस्से में और ज्यादा फैल गई। अवंतिका रुकी नहीं, उसने एक और वार किया और चित्रलेखा की तलवार हाथ से छूट गई। अवंतिका ने मौके का फायदा उठाया और चित्रलेखा की बाजू पर वार कर दिया। चित्रलेखा संभल पाती उससे पहले ही अवंतिका ने चित्रलेखा के पैर पर भी वार कर दिया और फिर उसे धक्का देकर जल्दी से घोड़े पर बैठ गई। अभिमन्यु और चित्रलेखा सम्राट को लेकर वहां से निकल गए और पीछे पीछे उनके सैनिक भी वहां से चले गए। चित्रलेखा गुस्से में जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ और पैर से खून आ रहा था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह तो बस सम्राट को जाते हुए देख रही थी और फिर अचानक ही वह गुस्से में चिल्लाने लगी। वही अवंतिका और अभिमन्यु सम्राट को लेकर विजयगढ़ पहुंच गए थे। अभिमन्यु सम्राट को संभालते हुए अपने कक्ष की ओर ले गया और फिर उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य अपने साथ अपने दो शिष्य को भी लेकर आए थे। वैद्य की उम्र काफी ज्यादा थी, उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी आई हुई थी। उन्होंने जैसे ही सम्राट को देखा तो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोले, अंडस्को इन्हीं तो वशीकरण हुआ है। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को हाँ मैं जानता हूँ वैद्य महाराज, लेकिन कृपया करके अभी आप इनके घाव का उपचार कीजिए। मैं किसी महाज्ञानी ब्राह्मण को बुलाकर इनके वशीकरण को तुड़वाने का प्रयास करता हूँ। अभिमन्यु के कहे अनुसार वैद्य सम्राट का इलाज करने लगे। थोड़ी देर में अभिमन्यु और अवंतिका उस कक्ष से बाहर आ गए और सीधा राज्य के महाज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंचे। महाज्ञानी ब्राह्मण ने सारी बात सुनकर एक हवन की तैयारी कर ली। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को ब्राह्मण महोदय क्या रात्रि के वक्त हवन कर सकते हैं? इस पर ब्राह्मण ने हवन में चंदन की लड़कियों को लगाते हुए कहा, अंडस्को ये हवन वशीकरण तोड़ने के लिए है और वशीकरण तोड़ने का हवन किसी भी समय कर सकते हैं। ब्राह्मण ने अवंतिका और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आप दोनों जा सकते हैं। मैं विधिपूर्वक हवन कर दूंगा। आधे पहर में ही वशीकरण का असर कुंवरसा सम्राट से खत्म हो जाएगा। अवंतिका और अभिमन्यु दोनों ने ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़े, अग्निकुंड को प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। अवंतिका ने अभिमन्यु से कहा,
अंडस्को युवराज एक सैनिक को भेजकर सृष्टि को संदेश भिजवा दीजिए कि कुंवरसा सम्राट ठीक है, वरना मेरी बहन पूरी रात महादेव के चरणों में ही बैठी रहेगी। अभिमन्यु अवंतिका से कुछ कहता उससे पहले ही एक सैनिक अभिमन्यु के पास आकर बोला, अंडस्को युवराज अजीतगढ़ की राजकुमारी सृष्टि आपसे मिलने की अनुमति चाहती है। अवंतिका अभिमन्यु के बोलने से पहले ही बोली, अंडस्को हाँ, उसे अंदर लेकर आओ, वह मेरी बहन है। सैनिक अवंतिका की बात सुनकर वहां से चला गया। अवंतिका ने हैरानी से अभिमन्यु से कहा, अंडस्को सृष्टि यहाँ, वह भी इतनी रात को, उसे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। इस पर अभिमन्यु ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को प्रेम बहुत कुछ करवाता है, राजकुमारी प्रेमी को घबराहट नहीं होती, बल्कि प्रेम तो साहस को दुगना कर देता है। अवंतिका अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु की आंखों में भी अवंतिका के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अवंतिका अपने और अभिमन्यु के रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थी, बस उन दोनों का विवाह होना बाकी था। अभिमन्यु भी अवंतिका की ओर ही देख रहा था और तभी सृष्टि भागते हुए अवंतिका के पास आए। अवंतिका ने सृष्टि को अपने करीब आते हुए देखा तो अपनी बाहें खोल दी और अवंतिका सृष्टि के गले लग गई। सृष्टि अब भी रो रही थी। अवंतिका ने सृष्टि को चुप करवाते हुए कहा, अंडस्को सृष्टि चुप हो जाओ, देखो तुम्हारे कुंवरसा को कुछ नहीं हुआ, वैद्य महाराज उन्हें देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सृष्टि का तो रोना रुक ही नहीं रहा था। अवंतिका ने कहा, अंडस्को अच्छा चलो, तुम्हें कुंवरसा सम्राट से मिलवा देती हूँ। अवंतिका और अभिमन्यु सृष्टि को लेकर अभिमन्यु के कक्ष की ओर चले गए। तीनों कक्ष के अंदर जाते उससे पहले ही वैद्य महाराज के एक शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंडस्को क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन भीतर जाने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता। जब तक कुंवरसा सम्राट का उपचार पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप सब भीतर नहीं जा सकते। सृष्टि का रोना तो जैसे रुक ही नहीं रहा था। अवंतिका लगातार सृष्टि को संभाल रही थी, लेकिन सृष्टि, उसकी आंखों से आंसू अब भी गिर रहे थे। वह दूर से ही सम्राट को देख रही थी। अभिमन्यु ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडस्को राजकुमारी, इसे रोने से कुछ नहीं होगा, चलिए चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, कुंवरसा सम्राट ठीक हो जाएंगे। सृष्टि की सुबकने की आवाज जब वैद्य महाराज ने अपने कानों में सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और फिर इशारों में सृष्टि को अंदर आने के लिए कह दिया। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन सृष्टि की आंखों में चमक आ गई। सृष्टि ने अपने आंसू पोंछे और अवंतिका की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और अपना लहंगा संभालती हुई कक्ष के अंदर चली गई। वैद्य महाराज ने सृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को पुत्री, रोना तो किसी समस्या का समाधान नहीं है, अपने आंसू पोंछ डालो, तुम्हारे कुंवरसा सम्राट को कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है ना। सृष्टि ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। वैद्य महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को तो अपने विश्वास पर विश्वास करो, महादेव ने तुम्हारा और कुंवरसा सम्राट का मिलन तो जन्मों तक लिखा हुआ है, इस जन्म में तो क्या कुंवरसा सम्राट को तुम हर जन्म में अपने पति के रूप में पाओगी। ये सुनते ही सृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वैद्य महाराज ने फिर कहा, अंडस्को पुत्री, चलो सम्राट का उपचार करने में तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और वैद्य महाराज ने उसे एक लेप का कटोरा देते हुए कहा, अंडस्को ये लो पुत्री, इसे सम्राट के घाव पर लगा दो। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और लेप लेकर सम्राट के घाव पर लगने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था घाव सम्राट के हो, लेकिन उसकी पीड़ा सृष्टि को हो रही हो। वही अवंतिका और अभिमन्यु दोनों अब भी दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। अभिमन्यु ने अवंतिका का हाथ पकड़कर दूसरे कक्ष में ले जाते हुए कहा, अंडस्को चलो यहाँ से, ना तुम्हारे बहन को कुछ होगा और ना ही मेरे मित्र को, अब तुम भी अपने घाव पर थोड़ा सा लेप लगा लो। पुनर्जन्म समाप्त। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अवंतिका से कहा, अंडस्को तुमने तो मुझे आधी बात बताई है, पूरी बात बताओ, तुम्हारी चोट पर दवाई किसने लगाई थी? मैंने लगाई थी या तुमने खुद लगा ली थी? अवंतिका ने गुस्से में अभिमन्यु को देखा और युवराज ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार दी। युवराज ने फिर अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडस्को इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में, लेकिन तुझे तो बस अवंतिका को पटाने की पड़ी है। अभिमन्यु ने युवराज की बात इग्नोर की और अवंतिका से फिर पूछा, अंडस्को बताओ ना अवंतिका, तुम्हारी चोट पर दवाई मैंने लगाई थी। अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं। अभिमन्यु अब भी शरारत भरी मुस्कान से अवंतिका को देख रहा था और तभी युवराज आगे आया। उसने अभिमन्यु को थोड़ा सा साइड धकेलते हुए कहा, अंडस्को अवंतिका, इसका मतलब सृष्टि तुम्हारी पिछले जन्म की बहन है। अवंतिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। युवराज ने दूसरा सवाल किया, अंडस्को और सम्राट और सृष्टि जन्म जन्म से पति पत्नी है? अवंतिका ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। युवराज ने तीसरा सवाल किया, अंडस्को यानी सम्राट और सृष्टि का मिलन महादेव ने खुद लिखा है, उन्हें कोई भी दूर नहीं कर सकता। चित्रलेखा की आत्मा कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन इन दोनों को दूर नहीं कर सकती, पर नुकसान जरूर पहुंचा सकती है।
अवंतिका ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। युवराज ने चौथा सवाल किया, लेकिन मंदाकिनी का क्या हुआ? वह भी तो देवराज के पास गई थी और चित्रलेखा की मृत्यु कैसे हुई? अवंतिका कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमन्यु ने भी युवराज को थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए कहा, अवंतिका वह सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी चोट पर मरहम किसने लगाया था? और तुम्हारे साथ मैंने कोई शरारत भी की थी? और हमारी शादी कैसे हुई? क्या हमारी शादी सृष्टि और सम्राट के बाद हुई थी? और हमारी वेडिंग नाइट कैसी थी? मतलब मैंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था? पक्का मैंने तो तुम्हें सोने का हार गिफ्ट किया होगा। वैसे भी मैं पिछले जन्म में राजा था, तुम्हें छोटे मोटे गिफ्ट तो नहीं दिए होंगे, कुछ बड़ा ही दिया होगा, बताओ ना। अवंतिका, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा था? हमारे बच्चे कितने थे? पक्का पहले तो बेटी हुई होगी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। अभिमन्यु अपने ही धुन में बोले जा रहा था और अवंतिका से जवाब की उम्मीद कर रहा था। वही अवंतिका अभिमन्यु को देखकर उदास हो गई। अभिमन्यु ने फिर कहा, बताओ ना अवंतिका, मेरे और तुम्हारे बारे में भी तो कुछ बताओ। चाहे तो प्रैक्टिकल करके दिखा सकती हो। कहते हुए अभिमन्यु युवराज की परवाह किए बिना अवंतिका की ओर झुकने लगा। अवंतिका ने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के सीने पर रखे और उसे दूर धकेलते हुए कहा, हमारा विवाह नहीं हुआ था। ये सुनते ही अभिमन्यु के होश उड़ गए। वहीं अवंतिका ने एक बार फिर उदास भरे चेहरे से अभिमन्यु को देखा और फिर हवेली के अंदर चली गई। अभिमन्यु अवंतिका को जाते हुए देख रहा था और तभी युवराज ने अभिमन्यु की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, तेरे चक्कर में इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब भी नहीं मिला। अभिमन्यु हल्के गुस्से में बोला, मेरे लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब भी गलत मिला। अगले ही पल अभिमन्यु ने मुस्कुराकर युवराज की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, उस जन्म में विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इस जन्म में विवाह जरूर होगा। क्या अभिमन्यु के दिल की मुराद पूरी होगी? क्या अवंतिका चित्रलेखा को इस युग से भेजने में कामयाब होगी? क्या दादा दादी के सामने चित्रलेखा का रूप आएगा? एपिसोड 82। वही अवंतिका अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में तलवार टकराने की आवाज आ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अवंतिका को कुछ भयानक याद आ रहा है। अवंतिका ने अपनी आंखें खोली और उदास भरी आवाज में खुद से कहा, महादेव ने ना उस जन्म में हमारा साथ लिखा था और न ही इस जन्म में, न जाने कब तक मुझे स्वयं से लड़ना पड़ेगा। वही रात को डिनर करने के बाद सम्राट और सृष्टि अपने कमरे में चले गए। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही अपने कमरे में थे, लेकिन दोनों ही सोने के लिए तैयार नहीं थे। अभिमन्यु ने कहा, जा युवराज, देखकर आ, सम्राट का कमरा बंद हो गया। युवराज ने कमरे से निकलकर झांक कर देखा तो बोला, नहीं, अभी तो बंद नहीं किया। अभिमन्यु फिर से अपने फोन में लग गया। आधे घंटे तक अभिमन्यु बेड पर लेटा हुआ अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता रहा। वहीं युवराज भी सोफे पर पैर पे पैर चढ़ाकर अपना फोन देख रहा था। युवराज के बराबर में कुछ गद्दे रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने फिर कहा, और युवराज, जा देख कर आ, सम्राट के कमरे का गेट बंद हो गया क्या? इस बार युवराज ने कहा, पिछली बार मैं देख कर आया था, अब तू देख कर आ। अभिमन्यु ने एक किलर सी लुक युवराज को दी और बेड से उठकर सम्राट का कमरा देखा जिसका गेट अब बंद हो गया था। अभिमन्यु ने अपना फोन अपनी जेब में रखा और युवराज के पास आकर उन गेंदों को उठाते हुए कहा, चल युवराज, सम्राट सो गया। युवराज ने हंसते हुए कहा, अभिमन्यु तू शो है। अभिमन्यु गद्दा उठकर बाहर की तरफ जाता हुआ बोला, हाँ भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी मैं कई बार अवंतिका को नाराज कर चुका हूँ, इस बार नहीं कर सकता। वह ऐसे ही मुझसे नाराज होती रही तो इस जन्म में मेरी उसकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी? युवराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चला गया। दोनों ने सम्राट के कमरे के बाहर जो स्पेस था वहां गद्दे बिछा लिए और दोनों वहीं लेट गए। दोनों ही अपने फोन में डूबे हुए थे और तभी सम्राट के कमरे का गेट खुला। कमरे के गेट की आवाज सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ही गेट की तरफ देख रहे थे। तभी कमरे से सम्राट निकला। सम्राट ने अपने कमरे के बाहर दोनों को लेटे हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सम्राट ने अभिमन्यु को देखकर कहा, इतनी बड़ी हवेली में तुम दोनों को यही जगह मिली है? शर्म नहीं आती? एक मैरिड कपल के कमरे के बाहर गद्दे बिछाकर लेटे हुए हो। युवराज ने सम्राट की बातों का जवाब देते हुए कहा, हम बस लेट नहीं रहे, यही सोएंगे। अब तो सम्राट की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। सम्राट गुस्से में बोला, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों पड़े हुए हो? युवराज बोला, क्योंकि हमारे कमरे में मच्छर लग रहे थे। इस पर सम्राट ने अपनी आईब्राव ऊपर चढ़ाकर कहा, और यहाँ तुम्हें मच्छर नहीं लगेंगे। अभिमन्यु बोला, अरे यार, हमारे कमरे में गर्मी लग रही है, एसी खराब हो गया।
तो मेरे कमरे के बाहर शिमला है जहाँ बर्फ पड़ रही है जो तुम गद्दे उठाकर यहाँ आ गए, सम्राट ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। सम्राट ने दांत पीसते हुए दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों बहुत बेशर्म हो गए हो, ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम दोनों को यहाँ सृष्टि ने देख लिया तो वो क्या सोचेगी। युवराज ने फ्लो में कहा, अरे भाभी के लिए ही तो आए हैं। ये सुनकर सम्राट की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई, उसे तो आज शॉक पर शॉक लग रहे थे। सम्राट कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, देख सम्राट, तू मेरा राम और मैं तेरा लक्ष्मण, और मैं अपने राम और भाभी सीता को वन में अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम दोनों की पहरेदारी के लिए यही सोऊंगा। सम्राट अब बुरी तरीके से इरिटेट हो गया था। सम्राट ने कहा, अभिमन्यु अपना इलाज करवा ले, मैंने सुना था कि फौजी आधे पागल होते हैं, आज देख भी लिया फौजी सच में आधे पागल होते हैं। युवराज बोला, तू ये बताना तू रात को कहाँ जा रहा है। सम्राट ने कहा, मेरा लैपटॉप स्टडी रूम में रह गया, उसे ही लेने जा रहा हूँ। युवराज ने कहा, तो जाकर ले आना या तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। युवराज सम्राट के सवालों से बचने के लिए वहां से छूमंतर हो गया। वहीं अभिमन्यु युवराज की चतुराई देख रहा था। सम्राट अभिमन्यु को घूर रहा था जैसे सही वजह जानना चाहता हो उन दोनों की वहां लेटने की, लेकिन अभिमन्यु के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसने तो सोचा था वह जाकर उसके कमरे के बाहर सो जाएंगे और सृष्टि के जागने से पहले अपने कमरे में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। अभिमन्यु ने बहाना मारते हुए कहा, अरे यार, आज मैं और युवराज ने सोचा कुछ अलग करते हैं। और यह अलग किया, तुम दोनों ने मेरे कमरे के बाहर अपना बोरा बिस्तर लेकर आ गए, जैसे रेलवे स्टेशन पर भिखारी लेटते हैं। सम्राट ने अभिमन्यु की बात बीच में काटते हुए कहा। अभिमन्यु के पास सब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। अभिमन्यु सोच रहा था कि इस घड़ी उसने चंडालिका को न्योता दिया। सम्राट को जवाब देने से ज्यादा आसान तो चंडालिका को भगाना है। अभिमन्यु सोच ही रहा था तभी वहां अवंतिका आ गई और अवंतिका ने सम्राट को देखकर कहा, मेरी वजह से ये दोनों यहाँ सो रहे हैं। ये सुनकर सम्राट और ज्यादा हैरान हो गया। सम्राट अवंतिका को ऐसे देख रहा था जैसे पूरी बात जानने की कोशिश कर रहा हो। अवंतिका बोली, मेरे कमरे का पलंग टूट गया है, मैंने राणा साहब से कहा कि मेरा पलंग ठीक करवा दे, लेकिन राणा साहब ने कहा कि वह सुबह ठीक करवा देंगे। अभी मैं राणा साहब के कमरे में सो जाऊं तो मैं राणा साहब के कमरे में सो रही हूं और इसीलिए राणा साहब और युवराज को यहाँ सोना पड़ गया। सम्राट को अब भी पच नहीं रहा था क्योंकि सबके जवाब बहुत अटपटे थे। सम्राट ने कहा, अवंतिका, तो सोने के लिए मेरा कमरे के बाहर ही जगह मिली है, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं और भी सो सकते थे, नीचे सोफे पड़े हैं, सोफे पर जाकर सो सकते थे। इस बार अभिमन्यु गुस्से में बोला, यार, मैं अवंतिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में यहाँ सो रहा हूँ और एक तू है जो सवाल पर सवाल किया जा रहा है। ठीक है, अपना बोरा बिस्तर उठा लेता हूँ कहीं और सो जाऊंगा। तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मेरी जुबान ही थक गई। एक वह युवराज पता नहीं लैपटॉप लेने गया था कि लैपटॉप बनाने गया था, जो अब तक नहीं आया। वही युवराज तो लैपटॉप लेकर कब का आ चुका था और पिल के पीछे खड़ा हुआ सम्राट और अभिमन्यु की बातें सुन रहा था। जब युवराज ने देखा सम्राट चुप हो गया तो वह भी लैपटॉप लाकर सम्राट के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने भी लैपटॉप सम्राट के हाथ में रखते हुए कहा, चल अभिमन्यु, इसका तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे हम इसके भाई ना होकर घर के नौकर हो। चल, हम अपना बोरा बिस्तर कहीं और लगा लेंगे। अब सम्राट को लगा कि युवराज और अभिमन्यु दोनों ही बुरा मान गए। सम्राट ने कहा, ठीक है, सो जाओ, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सम्राट ने अपने कमरे के गेट बंद कर दिए। वहीं युवराज और अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों फिर से अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। तभी अवंतिका जाने लगी तो अभिमन्यु ने अवंतिका को छेड़ते हुए कहा, तुमने तो कहा था तुम झूठ नहीं बोलती। अभिमन्यु की बात सुनकर अवंतिका रुक गई और फिर उसने पलटकर अभिमन्यु को देखकर कहा, राणा साहब, मैंने क्या झूठ बोला। अभिमन्यु ने बोला, अभी तो कहा तुमने सम्राट को कि तुम्हारा पलंग टूट गया, तुमने मुझे कहा था बला बला और हम तुम्हारी वजह से यहाँ लेटे हुए हैं। अवंतिका हाथ बांधकर बोली, राणा साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने आज दोपहर को ही आपको कहा था कि मेरा पलंग टूट गया। अभिमन्यु को कुछ याद आया। दोपहर के समय अभिमन्यु लंच करके सोफे पर बैठा था और तभी अवंतिका उसके पास आकर बोली, राणा साहब, मेरा पलंग टूट गया, आप जरा ठीक करवा दीजिए। अभिमन्यु को शरारत सूझ गई। अभिमन्यु ने बड़े प्यार से अवंतिका को देखकर कहा, राजकुमारी का पलंग टूट गया तो राजकुमारी मेरे कमरे में सो जाएगी। अवंतिका ने कहा, राणा साहब, हर समय उपहास करना ठीक नहीं, करवा दीजिए मेरा पलंग ठीक।
इस पर अभिमन्यु ने अवंतिका को आंख मारते हुए कहा, अंडस्को कल करवा दूंगा, आज तुम मेरे साथ सो जाना मेरे कमरे में, युवराज को कहीं और भेज दूंगा। अवंतिका को गुस्सा आ गया और वह वहां से जाने लगी। अवंतिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अवंतिका सीधा अभिमन्यु के चौड़े सीने से टकरा गई। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा अवंतिका के माथे से लगाकर कहा, अंडस्को अवंतिका कब तक मुझसे दूर भगोगी? अब तो मुझे पता भी चल गया कि मैं पिछले जन्म से तुम्हें प्यार करता हूँ, अब तो ये प्यार और ज्यादा गहरा हो गया। अवंतिका ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अंडस्को ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरे और आपके प्रेम की कोई जगह नहीं है, इसलिए अपने एहसासों को नियंत्रण कीजिए, सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक एंड अभिमन्यु ने थोड़ा सा मुंह खोलकर कहा, अंडस्को अरे हाँ, आज दोपहर ही तो तुमने मुझे कहा था। अवंतिका बोली, अंडस्को तो फिर बताए राणा साहब मैंने झूठ कब बोला? अभिमन्यु फिर बोला, अंडस्को लेकिन तुमने कहा कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ सो रहे हैं, वह तो झूठ हुआ ना। अवंतिका बोली, अंडस्को वह भी झूठ नहीं है, क्या आप मेरी वजह से यहाँ नहीं सो रहे? क्या आपको मेरा डर नहीं? अभिमन्यु ने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, अंडस्को हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, मानना पड़ेगा तुम कोई छोटी मोटी राजकुमारी नहीं हो। अवंतिका ने एक मुस्कुराहट अभिमन्यु को पास की और फिर अभिमन्यु के कमरे में चली गई। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। वही हमेशा की तरह अभिमन्यु की नजरें तो अवंतिका पर ही टिकी हुई थी। अवंतिका को अब अभिमन्यु की नजरें खुद पर महसूस करने की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह अभिमन्यु की तरफ नहीं देखती थी। तभी सम्राट का फोन वाइब्रेट हुआ। सम्राट ने फोन रिसीव किया और फिर बात करता हुआ डाइनिंग टेबल से दूसरी ओर चला गया। करीब 10 मिनट बात करने के बाद सम्राट वापस आया और दादाजी की तरफ देखकर बोला, अंडस्को दादाजी मुझे बहुत जरूरी काम से शहर जाना होगा, अभी भी हॉस्पिटल का बहुत सारा सामान है जो नहीं आया और मुझे उन सामानों की डील खुद करनी होगी। पिछली बार भी मैंने जो सामान मंगवाया था वह कमाया था, इस बार मैं खुद जाकर वह सामान लेकर आना चाहता हूँ। दादाजी दादी को देख रहे थे, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दादाजी ने कहा, अंडस्को ठीक है तुम चले जाओ लेकिन वापस जरूर आ जाना। अवंतिका ने युवराज को इशारा किया और युवराज अवंतिका का इशारा समझते हुए खड़ा होकर बोला, अंडस्को सम्राट मैं भी साथ में चलूंगा। सम्राट ने युवराज की खिंचाई करते हुए कहा, अंडस्को तू अकेला चलेगा या ये तेरा चुंबक भी साथ चलेगा? इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को मैं क्यों साथ में जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ आंख मार दी। अवंतिका को तो अब अभिमन्यु के शरारती अंदाज की आदत पड़ गई थी, वह तो अब अभिमन्यु के किसी भी एक्शन पर रिएक्ट नहीं करती थी। वही गार्डन के बाहर बने हुए एक पेड़ पर चित्रलेखा का धुआं किसी पक्षी का रूप लेकर बैठा हुआ था। चित्रलेखा का धुआं गुस्से में उस पेड़ की चक्कर लगाने लगा और तभी उस धुएं में से चित्रलेखा का चेहरा दिखाई देने लगा। चित्रलेखा ने गुस्से में कहा, अंडस्को सम्राट कहीं नहीं जा सकता, मैं सम्राट को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे सृष्टि के शरीर में प्रवेश करना होगा, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे सम्राट को मारना ही होगा। वही दादाजी ने सम्राट से कहा, अंडस्को कब जाओगे? सम्राट ने कहा, अंडस्को अभी तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शाम को चला जाऊंगा। दादाजी ने हमें गर्दन हिला दी। वही सम्राट चला जाएगा ये सोचकर सृष्टि का चेहरा उतर गया। सम्राट ने एक नज़र सृष्टि को देखा, वह उसके साथ वक्त बिताना चाहता था लेकिन फिलहाल उसे अस्पताल जाना था। सम्राट ने सृष्टि को एक मुस्कान पास की और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। क्या चित्रलेखा सम्राट को शहर जाने देगी? अवंतिका ने सम्राट के साथ युवराज को जाने के लिए क्यों कहा? क्या अभिमन्यु और अवंतिका का प्रेम कभी पूर्ण होगा? एपिसोड 83। सम्राट के जाते ही अवंतिका ने युवराज को इशारे से गार्डन में बुला लिया। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही अवंतिका के बुलाने से चले गए। अवंतिका ने युवराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को युवराज आप एक तलवार लेकर सम्राट के साथ जाएंगे, हम चित्रलेखा को एक भी मौका नहीं दे सकते, वह समय की गति से भी ज्यादा तेज है। अगर उसने कुछ क्षण भी सृष्टि को अकेला देख तो वह उसके शरीर में प्रवेश करके सम्राट को मारने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए युवराज आप साय की तरह सम्राट के साथ रहना। युवराज ने कहा, अंडस्को अवंतिका वह सब तो ठीक है, लेकिन सम्राट तलवार को देखेगा तो पूछेगा जरूर। इस पर अवंतिका ने कहा, अंडस्को युवराज आपको बहुत संभाल कर काम करना होगा ताकि सम्राट को कुछ भी न पता चले, क्योंकि अगर उन्हें एक बार शक हुआ तो उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करते और जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते उनके सवालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है और हर एक सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अभिमन्यु ने अवंतिका को समझाते हुए कहा, अंडस्को तुम फिक्र मत करो, युवराज संभाल लेगा। युवराज ने भी पलकें झपका दी जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को हाँ मैं संभाल लूंगा।
अवंतिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, राणा साहब, आप भी जानते हैं कि चित्रलेखा की आत्मा हमारे आसपास ही रहती है। हवेली में जो कुछ भी घटित होता है वह सब देखती है, सबकी बातें सुनती है। अब उसे पता चल गया कि सम्राट कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। वह उसे रोकने की कोशिश जरूर करेगी। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सम्राट उसके पास से चला जाए, इसलिए कह रही हूँ, हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ चित्रलेखा का धुआं बहुत तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। चित्रलेखा के धुएं से चित्रलेखा का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो बुरी तरह चिल्ला रही थी। चित्रलेखा जंगल के काफी अंदर आ गई थी। चित्रलेखा का धुआं उस जंगल में रुक गया और फिर धुआं चित्रलेखा के रूप में परिवर्तित हो गया। चित्रलेखा ने आसपास नजर घुमाई और दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगी। चित्रलेखा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सम्राट हवेली से जा रहा है। चित्रलेखा के चिल्लाने में दर्द साफ झलक रहा था। चित्रलेखा ने भी सम्राट को पाने के लिए युगों युगों तक का इंतजार किया था और अब चित्रलेखा अपना इंतजार खत्म करना चाहती थी, अब भी नहीं कर पा रही थी। चित्रलेखा के ऐसे चिल्लाने से जंगल के जानवर डर गए और इधर उधर छुपकर भागने लगे। तभी वहां सक्षम आया। सक्षम ने अपने हाथों में मांस के टुकड़े पकड़े हुए थे, जिससे साफ जाहिर था सक्षम अभी अभी शिकार करके आया है। सक्षम ने चित्रलेखा को देखा और मांस के टुकड़ों को फेंकते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ चित्रलेखा? सम्राट को मार नहीं पाए? तुम सम्राट को मार ही नहीं सकती जब तक वह सृष्टि सम्राट के साथ है। तुम सम्राट का बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। सक्षम के मुंह से ये सब सुनकर चित्रलेखा का गुस्सा दुगना हो गया और सुलगती हुई आंखों से सक्षम को देखने लगी। सक्षम ने एक और ताना चित्रलेखा को मारते हुए कहा, मुझे गुस्से में घूरने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन सृष्टि और सम्राट के प्यार के सामने तुम्हारी शक्तियां कम पड़ जाती है। चित्रलेखा अभी गुस्से में सक्षम को घूर रही थी। सक्षम ने कहा, सृष्टि मर जाती तो सम्राट खुद ब खुद मर जाता, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम अपने सम्राट को अपने हाथों से ही मरोगी। इस पर चित्रलेखा चिल्लाती हुई बोली, हाँ, मैं अपने सम्राट को अपने हाथों से मारूंगी, तभी मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, तभी मैं अपने सम्राट को लेकर दूसरा जन्म ले सकती हूँ। सम्राट की मृत्यु मेरे हाथों में है, जिसे कोई नहीं टाल सकता है चित्रलेखा, और अभी तक वह मृत्यु टल रही है। जब तक अवंतिका उस हवेली में है, जब तक अवंतिका और अभिमन्यु एक हैं, जब तक सृष्टि और सम्राट का प्यार बना हुआ है, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और तुम्हें एक और बात बताता हूँ चित्रलेखा, अभी तो सम्राट और सृष्टि के प्यार की शुरुआत है। जब उनके प्यार की गहराइयों बढ़ेगी तो उनकी ताकत भी बढ़ जाएंगी, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। चित्रलेखा को गुस्सा आ गया और उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर वहीं पड़ा हुआ एक पेड़ उखाड़ दिया और सक्षम की तरफ फेंक दिया, लेकिन सक्षम ने भी अपने एक हाथ से उस पेड़ को पकड़कर दूसरी तरफ उछाल दिया और चित्रलेखा की ओर देखकर गुस्से में कहा, मुझ पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, तुम्हें सम्राट के प्राण चाहिए और मुझे सृष्टि के। इस पर चित्रलेखा ने भी गुस्से में कहा, मुझे सिर्फ सम्राट की आत्मा चाहिए, लेकिन तुम्हें सृष्टि की आत्मा के साथ साथ सृष्टि का शरीर भी चाहिए। इस बार सक्षम को भी गुस्सा आ गया और उसने भी एक पेड़ को उठाकर चित्रलेखा की ओर फेंका। चित्रलेखा ने भी उस पेड़ को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरी तरफ फेंक दिया। चित्रलेखा ने गुस्से में कहा, क्या हुआ सक्षम, बुरा लग गया? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? तुम्हें सृष्टि की आत्मा के साथ उसका शरीर नहीं चाहिए। जब से सृष्टि ने जन्म लिया है, क्या तुम तब से ही उसके शरीर और आत्मा को पाने की इच्छा नहीं करते? सक्षम ने अपना गुस्सा नियंत्रण किया और बोला, ऐसे तो हम दोनों हमेशा लड़ते रहेंगे। हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों की ही मंजिल एक है। सक्षम की बात सुनकर चित्रलेखा का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। सक्षम को इस वक्त चित्रलेखा की जरूरत थी। सक्षम जानता था कि चित्रलेखा का वह कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसी के चलते उसने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सम्राट को जाने में अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं। चित्रलेखा अपनी धुरी आवाज में बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सक्षम ने कहा, चित्रलेखा, तुम नासमझ तो नहीं हो, लेकिन कुछ बातों से अनजान जरूर हो। तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज की रात अगर तुम किसी तरह सृष्टि के शरीर में प्रवेश कर लो तो अवंतिका तुम्हें रोक नहीं सकती। ये सुनकर चित्रलेखा हैरानी से सक्षम को देखने लगी। तो सक्षम ने कहा, अवंतिका भी एक श्राप से बंधी हुई है, और आज वह श्राप अवंतिका पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। अवंतिका एक आम आत्मा जैसी बनकर रह जाएगी। तुम्हारे पास यही एक अवसर है जिसे तुम पूरी तरह से प्रयोग कर सकती हो। अवंतिका तुम्हारे रास्ते में आज नहीं आएगी। सम्राट भी शाम के समय हवेली से जाएगा। इस वक्त तुम सृष्टि के शरीर में प्रवेश कर जाओ।
जैसे ही सूरज ढलेगा अवंतिका गायब हो जाएगी और पूरे 4 पहर तक अवंतिका एक आत्मा बनकर घूमती रहेगी। वह अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखेगी तो, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी। रही बात अभिमन्यु की, अभिमन्यु एक मनुष्य है, वह तुम्हें चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। चित्रलेखा ने कहा, अंडस्को, लेकिन उसके पास वो सत्यम विजेते वाली तलवार है जिसे देखकर मेरी शक्तियां क्षीण होने लगती है। सक्षम ने कहा, अंडस्को, उसका उपाय मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें आज ही सम्राट को मौत के घाट उतारना होगा, क्योंकि अवंतिका पर यह श्राप केवल 4 पहर तक ही काम करेगा। अवंतिका ने महादेव की आराधना करके अपने श्राप को वरदान में परिवर्तित कर लिया है। चित्रलेखा ने सक्षम से पूछा, अंडस्को, अवंतिका को श्राप मिला है? कौन सा श्राप किसने दिया और कब मिला? सक्षम ने कहा, अंडस्को, चित्रलेखा, हम सब एक श्राप से बंधे हुए हैं और हम सब ही अपने श्राप को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सबका एक ही उद्देश्य है, खुद को इस श्राप से मुक्त करना। सक्षम ने चित्रलेखा को देखा और बोला, अंडस्को, तुम यहाँ अपनी जिद और श्राप की वजह से ही हो। वैसे ही अवंतिका भी अपने श्राप की वजह से ही सृष्टि और सम्राट के पास है, लेकिन उसने तब करके अपने श्राप को वरदान में बदल लिया। देवराज भी एक श्राप के चलते उस कुएं में कैद हो गया। रणधीर सिंह राणा भी एक श्राप के चलते सम्राट को बचा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमें इन श्राप को तोड़ना होगा और उसकी शुरुआत तुम करोगी आज सम्राट को मार के। चित्रलेखा ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, मैं आज सम्राट को मार दूंगी। अगर अवंतिका मेरे और सम्राट के बीच में नहीं आई तो आज ही सम्राट के प्राण खींच लूंगी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहा था, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। अभी तो उसके और सृष्टि के प्यार की शुरुआत हुई थी और वह सृष्टि को छोड़कर कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा था। सम्राट का मन था कि वह सृष्टि को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह जानता था कि शहर जाकर उसे बहुत ज्यादा काम है। वह सृष्टि को वक्त नहीं दे पाएगा, जिसके चलते उसने अपने दिल की बात किसी को नहीं कही। सम्राट ने पेशेंट को देखा, फिर अपने केबिन में आ गया। सम्राट ने लैपटॉप खोला और उस पर उंगलियां चलाने लगा। सम्राट ने 3-4 मेल सेंड की और तभी उसके केबिन का गेट खुला। सामने सृष्टि खड़ी थी। सृष्टि को देखकर सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सृष्टि के बिल्कुल पीछे अभिमन्यु और युवराज खड़े थे, जिसे देखकर सम्राट का दिमाग खराब हो गया। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडस्को, दोनों मेरी बीवी से चिपके रहते हैं। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी किस्मत तो इन दोनों की है, जो ज्यादा से ज्यादा टाइम सृष्टि के साथ बिता लेते हैं। सृष्टि केबिन में आ गई। सम्राट ने अभिमन्यु को घूर कर देखा तो अभिमन्यु ने सम्राट की बात को समझते हुए कहा, अंडस्को, चल युवराज, हम हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर आते हैं। 1-2 पेशेंट को तो हम भी देख लेंगे, किसी का बीपी चेक कर लेंगे, किसी का शुगर चेक कर लेंगे, किसी को स्टीम दे देंगे। चल चल। युवराज को अभिमन्यु की बातें समझ नहीं आ रही थी। अभिमन्यु ने युवराज की गर्दन पर अपना हाथ लपेटकर उसे केबिन के बाहर लाते हुए कहा, अंडस्को, अब चल, वरना ये हमें आंखों से ही खा जाएगा। युवराज और अभिमन्यु केबिन से ऑलमोस्ट बाहर ही चले गए थे कि अभिमन्यु वापस आया और सृष्टि की तरफ देखकर सीरियस होते हुए बोला, अंडस्को, भाभी अकेले कहीं मत जाना, तुम दोनों साथ में लंच कर लो, उसके बाद जब जाओगी मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें यही लेने आ जाऊंगा। सृष्टि ने किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमन्यु वहां से चला गया। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही केबिन के बाहर बनी हुई गैलरी में खड़े रहे, क्योंकि दोनों ही रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बेशक उन्होंने सृष्टि को वार्न कर दिया था, लेकिन वो सृष्टि को लेकर लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। वही अभिमन्यु और युवराज के केबिन से जाने के बाद सम्राट ने सृष्टि को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। सम्राट ने जैसे ही अपना चेहरा सृष्टि की गर्दन में छुपाया, सृष्टि की आंखों से एक आंसू गिर गया जो सम्राट के हाथ पर गिरा। सम्राट ने अपना माथा सृष्टि की कमर पर लगा लिया और एक सांस छोड़ते हुए बोला, अंडस्को, सृष्टि, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। तुम तो रोने लगी। सृष्टि हल्का सा पलट कर बोली, अंडस्को, डॉक्टर जी आप नहीं समझेंगे। सम्राट ने अपना माथा सृष्टि के माथे से टच करके कहा, अंडस्को, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? सब समझता हूँ उस दिन जब तुम नशे में थी। सम्राट ने इतना ही कहा था कि सृष्टि ने झट से सम्राट के होठों पर अपना हाथ रखकर कहा, अंडस्को, डॉक्टर जी आप क्या हमेशा मुझे उस बात के लिए ताना देते रहेंगे? कितनी बार तो कह चुकी हूँ होश में नहीं थी। ये भी नहीं पता क्या कुछ बोल दिया आपको। ये भी नहीं पता आपके साथ किस हद तक गुजर गई। और आप हैं कि हर बार उस बात को लेकर मुझे चिढ़ाने लगते हैं। सृष्टि की बात सुनकर सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने सृष्टि के हाथों को चूमकर कहा, अंडस्को, मजाक कहाँ बना रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे पता है तुम मुझे कितना प्यार करती हो। सम्राट ने अगले ही पल सृष्टि के होठों को अपने होठों से छू लिया। सम्राट और सृष्टि एक दूसरे को धीरे धीरे महसूस कर रहे थे।
सम्राट जितना सृष्टि को अपने प्यार को महसूस करवाता, सृष्टि की पकड़ सम्राट की कॉलर पर उतनी ही कसती जाती। सम्राट के होंठ सृष्टि के होठों से होते हुए गर्दन तक आ गए। वही सृष्टि भी खुद को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही थी। वही चित्रलेखा का धुआं सम्राट की केबिन की छत पर मंडरा रहा था। जैसे जैसे सम्राट और सृष्टि एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, वैसे वैसे वह धुआं तेजी से मंडराने लगा, जिसका साफ मतलब था चित्रलेखा इस वक्त बहुत गुस्से में है और वह सृष्टि सम्राट को साथ में नहीं देख सकती। चित्रलेखा की आंखों से आंसू भी धुआं बनकर निकल रहा था। चित्रलेखा मन ही मन कह रही थी, अंडस्को, आज मार दूंगी सम्राट तुम्हें, हमेशा के लिए मारकर अपना बना लूंगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ चित्रलेखा रहेगी, हमेशा रहेगी। मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं ले सकता। क्या चित्रलेखा कामयाब हो जाएगी? क्या सच में अवंतिका का श्राप आज रात उस पर हावी होने वाला है? क्या चित्रलेखा सृष्टि के शरीर में प्रवेश कर जाएगी? एपिसोड 84। देखते देखते पूरा दिन गुजर गया। शाम के वक्त सम्राट ने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और सृष्टि के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को, सृष्टि, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, युवराज भी तो जा रहा है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और सम्राट और सृष्टि नीचे हॉल में आ गए। नीचे हॉल में दादा दादी, अभिमन्यु और अवंतिका चारों खड़े थे। वही युवराज भी अपना बैग लिए खड़ा था। युवराज का बैग थोड़ा लंबा था और पिट्ठू बैग था। युवराज ने उसी में तलवार रखी हुई थी। सम्राट ने दादा दादी जी के पैर छुए और फिर युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रहा है? कुछ दिनों के लिए तो जा रहे हैं। तूने तो ये बैग ऐसे पैक कर लिया जैसे कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं। युवराज ने कहा, अंडस्को, तुझे क्या प्रॉब्लम है? इसमें मेरे 20 जोड़ी कच्छे और 20 जोड़ी बनियान है, 15 टी शर्ट, 10 लोअर, 25 कमीज, 11 ट्राउजर, 17 पैंट है, इसीलिए इतना भारी है। युवराज की बात सुनकर सबको हंसी आ गई। वही सम्राट ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अंडस्को, और इतने सारे कपड़ों का तू वहां करेगा क्या? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, वहां पर सेल लगाऊंगा, हमारे हॉस्पिटल के बाहर पटरी पर लेकर बैठ जाऊंगा, कोई ना कोई खरीद ही लेगा, मेरे पास तो यूजलेस है। युवराज के उल्टे पलटे जवाब सुनकर सम्राट को हंसी आ गई। सम्राट ने युवराज की कमर पर मारकर कहा, अंडस्को कभी सही जवाब नहीं देता, हमेशा ही उल्टे सीधे आंसर करता है। वही चित्रलेखा की आत्मा झूमर के आसपास गुस्से में घूम रही थी। उसे बस एक मौका चाहिए था सृष्टि के शरीर में प्रवेश करने का, लेकिन उसे वह मौका मिल नहीं रहा था। वही धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी। सब सम्राट को गार्डन तक छोड़ने आ गए। सम्राट ने एक नज़र सृष्टि को देखा। सृष्टि की आंखें फिर से नम हो गई। सम्राट ने पलकें झुका दी जैसे कह रहा हो, अंडस्को, डोंट वरी, जल्दी आ जाऊंगा। तभी युवराज ने कहा, अंडस्को, मुझे प्यास लगी है। सृष्टि बोली, अंडस्को, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सृष्टि को अकेला नहीं छोड़ना और सृष्टि हवेली के अंदर चली गई, लेकिन 1-2 मिनट तक सृष्टि वापस नहीं आई। सब बाहर सृष्टि का इंतजार कर रहे थे। तभी अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, मैं देखकर आता हूँ भाभी कहाँ रह गई। अभिमन्यु जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगा, उसने हवेली की सीढ़ियों से सृष्टि को आते हुए देखा। सृष्टि के बाल खुले हुए थे, सृष्टि की आंखें काली हो गई थी, सृष्टि का चेहरा इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। अभिमन्यु को समझते देर नहीं लगी कि चित्रलेखा ने सृष्टि के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अभिमन्यु के होश उड़ गए। वही जब सृष्टि और अभिमन्यु काफी देर तक गार्डन में नहीं आए तो युवराज ने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, लगता है देवर भाभी कुआं खोदने गए हैं, इससे तो मैं खुद ही पानी लेकर पी लेता। सम्राट ने कहा, तो आप जाकर पी ले। युवराज ने कुछ सेकंड और इंतजार किया और फिर हवेली के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर युवराज की आंखें भी हैरानी से फैल गई। अभिमन्यु ने पलटकर युवराज को देखा और चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, युवराज, सम्राट को लेकर जा। युवराज को सेकंड तक चित्रलेखा का रूप देखता रहा और तभी उसके कानों में फिर से अभिमन्यु की आवाज आई, युवराज, सम्राट को लेकर जा। युवराज हवेली के अंदर एक सेकंड भी नहीं रुका और जल्दी से बाहर आ गया। फिर उसने जल्दी से सम्राट की बाजू पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल उसने गाड़ी को 4th गियर में डाल दिया। देखते ही देखते गाड़ी हवा से बातें करने लगी। दादा और दादी हैरानी से युवराज को देख रहे थे। दादाजी ने कहा, अंडस्को, अभी तो इस लड़के को प्यास लगी थी और अभी गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर ले गया। दादा दादी और अवंतिका हवेली के अंदर आए और तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। सृष्टि ने गुस्से में अभिमन्यु का गला पकड़ा हुआ था और अभिमन्यु के पैर हवा में थे। दादा दादी अवंतिका ने ये सब देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वही धीरे धीरे सूरज भी ढल रहा था। अभिमन्यु ने अवंतिका को देखा ताकि वह उसकी मदद कर दे, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण ढल गई वैसे ही अवंतिका गायब हो गई। ये सब देखकर तो अभिमन्यु और ज्यादा हैरान होने लगा। अभिमन्यु सृष्टि के हाथों पर बार बार मार रहा था।
लेकिन सृष्टि तो अपनी काली बड़ी आंखों से अभिमन्यु को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अचानक ही सृष्टि ने अपना हाथ झटका और अभिमन्यु दूर जाकर गिरा। वही अवंतिका गायब हो चुकी थी। वह अभिमन्यु के पास गई और अभिमन्यु को उठाने लगी, लेकिन वह तो अभिमन्यु को छू भी नहीं सकती थी और ना ही अभिमन्यु से बात कर सकती थी। आज की रात अवंतिका पर उसका श्राप सबसे ज्यादा हावी होता था और वह इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि चाहकर भी वह अभिमन्यु की मदद नहीं कर सकती। फिर भी उसके अंदर बैठी अभिमन्यु की प्रेमिका बार बार कहने लगी, अभिमन्यु सम्राट के कमरे से दूसरी तलवार लेकर आओ। अभिमन्यु यह वैसे नहीं जाएगी। अभिमन्यु ये जान गई कि आज मेरा श्राप मुझ पर हावी है। अभिमन्यु जाओ। लेकिन अभिमन्यु को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सृष्टि ने अभिमन्यु को पॉइंट करके अपनी दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। तुम्हारी वजह से सम्राट चला गया। तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें मारने के बाद सम्राट को भी मार दूंगी। तुम्हारी वजह से सम्राट मुझसे बच गया, वरना कब का सम्राट को मार देती। मेरे हाथों में शायद 2 मौतें लिखी हैं, एक तुम्हारी और एक तुम्हारे भाई सम्राट की। वही दादा दादी की आंखें तो अब भी हैरानी से फैली हुई थी। दादाजी को सृष्टि का ये रूप देखकर कुछ याद आ रहा था। दादाजी के मुंह से अचानक निकला, अंडस्को, ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ रत्नावती। रत्नावती ने भी हैरान होते हुए कहा, अंडस्को, हाँ सम्राट के दादाजी, आज से 15 साल पहले ये सब हम झेल चुके हैं। तभी सृष्टि ने झूमर की ओर देखा। वह झूमर हिलने लगा। झूमर तब तक हिलता रहा जब तक वह अभिमन्यु की ओर गिर नहीं गया, लेकिन वह अभिमन्यु पर गिरता उससे पहले ही अभिमन्यु खड़ा होकर दूसरी ओर कूद गया। सृष्टि ने गुस्से में कहा, अंडस्को, कब तक बचोगे अभिमन्यु? इतना कहकर सृष्टि जैसे ही अभिमन्यु की ओर बढ़ने लगी, अभिमन्यु भागता हुआ सम्राट के कमरे की ओर गया। लेकिन इस बार अभिमन्यु की किस्मत अभिमन्यु का साथ नहीं दे रही थी। उसने जैसे ही दरवाजे को छुआ उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह गेट खुला नहीं। उस गेट को सक्षम ने लॉक कर दिया था। अभिमन्यु जल्दी जल्दी उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गेट नहीं खुला। इतने में सृष्टि अभिमन्यु की ओर आने लगी। तभी दादाजी ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, कौन हो तुम और मेरी बहू के शरीर में क्या कर रही हो? क्यों मेरे पोतों के पीछे पड़ी हो? रणधीर सिंह जी की बात सुनकर सृष्टि ने पलटकर दादाजी को देखा और गुस्से में बोली, अंडस्को, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अभिमन्यु को तो मैं जान से मार कर रहूंगी। ये हमेशा मेरे रास्ते में आता है। अगर आज यह नहीं होता तो मैं सम्राट की आत्मा को अपने साथ ले जाती। उस युग में भी इसने अपनी मित्रता निभाए और इस युग में भी यह एक भाई बनाकर उसकी ढाल बना फिरता है। आज इसके प्राण लेकर मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। वही अभिमन्यु बार बार गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट उससे खुल नहीं रहा था। अवंतिका अभिमन्यु के पास ही खड़ी थी, लेकिन वह बेबस थी। ना तो अभिमन्यु अवंतिका छू सकता था और ना ही उसे देख सकता था और ना ही उसकी आवाज सुन सकता था। फिर भी अवंतिका बेबस आवाज में बोली, अंडस्को, अभिमन्यु गेट खोलो, वरना वो सृष्टि के शरीर को कमजोर कर देगी। तभी वहां सृष्टि आ गई और सृष्टि ने अभिमन्यु को बाजू से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अभिमन्यु लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। अभिमन्यु को बहुत चोटें आ गई थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रहा था। अभिमन्यु खड़ा हो गया। अपने पोते को ऐसे देखकर दादा दादी का कलेजा तो मुंह को आ गया। वह तो अपने सम्राट को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन कर रहे थे, और यहाँ अभिमन्यु उसके सामने भी मौत खड़ी थी। सृष्टि सीढ़ियों से होती हुई नीचे आए और उसने जैसे ही अपना एक हाथ अभिमन्यु की गर्दन पर पकड़ बनाने के लिए उठाया, दादाजी उसके सामने आकर चिल्लाते हुए बोले, अंडस्को, कौन हो तुम और मेरी बहू के शरीर में क्या कर रही हो? चित्रलेखा ने गर्दन टेढ़ी करके दादाजी की तरफ देखा और उनकी गर्दन को पकड़ लिया। दादाजी अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चित्रलेखा ने उनकी गर्दन को नहीं छोड़ा। चित्रलेखा दोहरी आवाज में बोली, अंडस्को, आज तुम सबको खत्म कर देती हूँ। तुम सब मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहे हो, मेरे और सम्राट के प्रेम के बीच आ रहे हो। तुम सबको मौत के घाट उतार कर मैं मेरे सम्राट को आसानी से पा लूंगी। अभिमन्यु ने चित्रलेखा का हाथ पकड़कर दादाजी की गर्दन से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। चित्रलेखा ने घूरकर अभिमन्यु को देखा। चित्रलेखा की आंखें इस वक्त काली हो गई थी। चित्रलेखा ने दूसरे हाथ से एक सोफे की तरफ इशारा किया और वह सोफा जमीन से उठ गया और सीधा अभिमन्यु के ऊपर आकर गिरा। वही अवंतिका सब कुछ देख रही थी, लेकिन मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। वह अपने सामने अभिमन्यु को हराते हुए देख रही थी। बार बार अभिमन्यु को आवाज लगा रही थी, लेकिन अभिमन्यु के कानों में अवंतिका की आवाज जा ही नहीं रही थी। सृष्टि ने दादाजी को देखा और फिर अपना हाथ झटक दिया। दादाजी भी जाकर पिलर से टकरा गए और उनके सिर से खून आने लगा। दादी भागते हुए दादाजी के पास गई और उन्हें संभालती हुई बोली, अंडस्को, सम्राट के दादाजी, आप ठीक हैं? दादाजी ने अपना सिर पकड़ लिया। दादाजी की उम्र हो गई थी, इसलिए वो वहीं बैठ गए। सृष्टि ने फिर से एक चेयर को आंखों से देखा और वह चेयर हवा में लहराने लगी। सृष्टि ने आंखों से ही वह चेयर अभिमन्यु की ओर फेंक दी। अभिमन्यु को वह चेयर लगती उससे पहले ही अभिमन्यु वहां से हट गया और चेयर सीधा पिलर पर जाकर लगी। पिलर से लगने से चेयर के टुकड़े टुकड़े हो गए।
अभिमन्यु बुरी तरह घायल हो गया था, उसके माथे से हाथ से खून आ रहा था, लेकिन फिर भी वह बचने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरीके से अंधेरा पसर गया था। हवेली की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से हाल में रखा हुआ सारा सामान उठाकर इधर उधर कर दिया था। पूरा हॉल का सामान बुरी तरह फैला हुआ था, कांच की सारी चीज टूटकर जमीन पर बिखर गई थी। लेकिन चित्रलेखा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आज उसके पास सम्राट को मारने का बहुत अच्छा मौका था, जो अभिमन्यु की वजह से उसके हाथ से निकल गया था, और इसी बात का गुस्सा वह अभिमन्यु पर निकाल रही थी। चित्रलेखा ने ठान लिया था कि वह आज अभिमन्यु के प्राण लेकर रहेगी। वही अवंतिका ये सब होते हुए देख रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। चित्रलेखा ने एक बड़ा सा शीशा जो हॉल की एक दीवार पर लगा हुआ था, उसे आंखों से उठाया और वह शीशा दादा दादी की तरफ बढ़ने लगा। वह शीशा दादा दादी के ऊपर गिरता उससे पहले ही वहां अभिमन्यु आ गया और उसने दादा दादी को छुपा लिया, और वह शीशा अभिमन्यु की कमर पर लग गया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की कमर पर बहुत सारे घाव हो गए। अभिमन्यु पूरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत बची हुई थी। वह पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहा था। चित्रलेखा ने अभिमन्यु को देखा तो हंसते हुए बोली, अंडस्को अभिमन्यु, तुम तो घायल हो गए एक और बार, और तुम्हारे प्राण भी मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। अगले ही पल चित्रलेखा हंसते हुए बोली, अंडस्को, लेकिन मैं तुम्हारे प्राण का क्या करूंगी? तुम्हें तो मैं देवराज के कुएं में फेंक दूंगी। तुम और देवराज दोनों नरक की आग में जलना। वही दादाजी ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। दादी तो रोने लगी। दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उनकी हवेली में क्या हो गया है। यह नज़ारा उन्होंने आज से 15 साल पहले देखा था, और आज फिर से वही ये सब देख रहे थे। अवंतिका तो महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, और इस बार उसने महादेव की मूर्ति को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, महादेव मेरी कितनी परीक्षा लेंगे? क्या आपने मुझे ये जीवन सिर्फ परीक्षा देने के लिए दिया है? मैंने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कम से कम मेरे राणा साहब को तो एक अच्छी जिंदगी दीजिए। अगर आज मेरे राणा साहब को कुछ भी हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगले ही पल अवंतिका महादेव की मूर्ति के सामने रोती हुई बोली, अंडस्को, मैं अपने श्राप की अवधि राणा साहब को देखकर काट सकती हूँ, लेकिन अगर वह मृत्यु को प्राप्त हुए तो मैं आपका तप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अपने जीवन का उद्देश्य को खो दूंगी, सत्य हार जाएगा महादेव। वही चित्रलेखा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। चित्रलेखा ने रसोई घर की तरफ देखा और वहां पड़े हुए सारे चाकू चित्रलेखा के इशारों पर नाचने लगे। चित्रलेखा ने उन सारे चाकू को अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, जाकर मार दो अभिमन्यु को। क्या चित्रलेखा अभिमन्यु को मार देगी? दादा दादी ने 15 साल पहले आखिर यह नजर कैसे देखा? क्या महादेव अवंतिका की पुकार को सुनेंगे? एपिसोड 85। किचन के सारे चाकू चित्रलेखा की बात मानकर अभिमन्यु की ओर बढ़ रहे थे। वही अभिमन्यु बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उन चाकू को देखकर दादाजी की आंखें भी बड़ी हो गई थी। वह चाकू अभी हवा में लहरा रहे थे और अभिमन्यु की ओर बढ़ रहे थे। वही दादाजी की आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी था, और तभी दादाजी ने अपने बदन पर लपेटी हुई शॉल उतारी और उसे घुमाकर चाकू की तरफ फेंक दिया। वह सारे चाकू उस शॉल में लिपट गए। ये देखकर सृष्टि की आंखें फिर से बड़ी हो गई। वह गुस्से में दादाजी को देखने लगी और दादाजी अपनी जगह से उठकर मंदिर की ओर भागे। वही अवंतिका भी मंदिर में महादेव की मूर्ति के सामने बेबस खड़ी थी। शायद अवंतिका ने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया होगा जितना वह आज कर रही थी। इस श्राप को अवंतिका हर महीने झेलती थी, लेकिन कभी इतना नुकसान उसने नहीं देखा था। पिछली बार जब श्राप उस पर हावी हुआ था तब भी सृष्टि को अभिमन्यु ने बचा लिया था, लेकिन अभिमन्यु को बचाने के लिए आज कोई नहीं था। अवंतिका तो मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी, कुछ ऐसा निर्णय जिसे वह लेना नहीं चाहती थी। अगर आज अभिमन्यु को कुछ हो जाता तो शायद अवंतिका इस लड़ाई को आगे जारी नहीं रखती। वही दादाजी मंदिर के पास पहुंचे और उन्होंने महादेव की मूर्ति को थोड़ा सा खिसकाया। महादेव की मूर्ति को खिसकने के बाद उन्होंने महादेव के चरणों के पास एक बॉक्स को देखा। उस बॉक्स को देखकर लग रहा था वह बॉक्स काफी पुराना है। वह छोटा सा बॉक्स था जिसमें कोई छोटा सा गहना रखा जाता हो। दादाजी ने वक्त नहीं गंवाया और उस बॉक्स को खोल दिया। उसे छोटे से बॉक्स में एक पत्थर रखा हुआ था जो बिल्कुल सफेद रंग का था। वह पत्थर लगभग इतना बड़ा था कि वह दादाजी की हथेली में आ जाता। दादाजी ने वक्त नहीं गंवाया और उस पत्थर को उठा लिया और सृष्टि की ओर उसे पत्थर को कर दिया। सृष्टि की नजरें जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई। दादाजी ने वह पत्थर कंटिन्यू सृष्टि की ओर करके रखा और चित्रलेखा उस पत्थर को देखकर घबरा गई। दादाजी ने कहा, अंडस्को, अब तुम जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस हवेली की तरफ मत आना। चित्रलेखा ने भी दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को, ये पत्थर तुम्हारे पास है। दादाजी ने चित्रलेखा की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि अब भी वह उस पत्थर को लेकर चित्रलेखा की ओर बढ़ रहे थे।
वही चित्रलेखा उस पत्थर से डर रही थी और धीरे धीरे पीछे हट रही थी। दादाजी ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा, अंडस्को अब जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी बहू का शरीर। दादाजी तब तक चित्रलेखा की ओर बढ़ते रहे जब तक चित्रलेखा ने सृष्टि का शरीर छोड़ नहीं दिया। अचानक ही सृष्टि गिर जाती, लेकिन दादाजी ने उसे संभाल लिया। दादाजी ने सृष्टि का सिर अपने सीने से लगाकर नम आंखों से कहा, अंडस्को पता नहीं इस जीवन में मुझे और क्या क्या देखना है। मेरी बच्ची पर पता नहीं किस काली आत्मा का साया पड़ गया। सृष्टि बेहोश हो चुकी थी, उसे किसी चीज का होश नहीं था। वही दादी भी अभिमन्यु को सीने से लगाए रो रही थी। दादी ने रोते रोते कहा, अंडस्को सम्राट के दादाजी, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस हवेली में दुल्हन बनकर आऊंगी और अपनी आंखों से ये सब कुछ देखूंगी। मेरा सम्राट, मेरा अभिमन्यु, मेरी सृष्टि, तीनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। न जाने यह महादेव कब हमारे बच्चों के सिर से ये मुसीबतें टालेंगे, कब मेरे बच्चे खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। दादाजी ने भी सृष्टि को संभाल कर सोफे पर बैठा दिया और रत्नावती की तरफ देखकर कहा, अंडस्को चिंता मत करो रत्नावती, कल मैं सुबह ही महापुरोहित जी से मिलने उनके आश्रम जाऊंगा। मैं अब तक अपने बेटे के लिए लड़ा हूँ, अब अपनी बहू के लिए भी लड़ूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तो मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। इन सब में सबसे ज्यादा बुरी हालत तो अवंतिका की थी। अवंतिका तो रो भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने फिर भी हाथ जोड़कर महादेव का धन्यवाद करते हुए कहा, अंडस्को महादेव और परीक्षा मत लीजिए, मैं परीक्षा देते देते थक गई, मेरे राणा साहब को ठीक कर दीजिए। वही चित्रलेखा सृष्टि से शरीर से निकलकर सीधा जंगल की ओर भाग गई। वह अब भी चिल्ला रही थी। चित्रलेखा की आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। चित्रलेखा की चीखें सुनकर पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। अगली सुबह सृष्टि अपने कमरे में बेहोश लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। चित्रलेखा ने अभिमन्यु को ही घायल नहीं किया था, बल्कि सृष्टि को भी कई जगह से घायल कर दिया था। सृष्टि के पास दादी बैठी हुई थी। दादी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी हवेली में हो क्या रहा है। वही अभिमन्यु भी अपने बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। अभिमन्यु बुरी तरीके से घायल हो गया था। अवंतिका अभिमन्यु के पास थी। अवंतिका के हाथ में एक लेप था जिसे वह अभिमन्यु की चोट पर लगा रही थी। अवंतिका लेप तो लगा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त वह कितने दर्द से गुजर रही है। अवंतिका की आंखों में चित्रलेखा को लेकर गुस्सा भी था। अवंतिका ने गुस्से में मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को चित्रलेखा, तुम्हें राणा साहब को नुकसान पहुंचाकर ठीक नहीं किया। अगर तुम प्रेम के लिए लड़ सकती हो तो मैं भी प्रेम के लिए लड़ सकती हूँ। तुम्हें इस युग में तो मैं रहने नहीं दूंगी। तुम्हें वापस जाना होगा, बहुत जल्द वापस जाना होगा। तुम्हें मेरे अपनों को जितना नुकसान पहुंचाना था तुमने पहुंचा लिया। अब एक और बार तुम्हें मैं सृष्टि के शरीर में प्रवेश नहीं करने दूंगी। अवंतिका ने अभिमन्यु की कमर पर लेप लगा दिया। वो लेप अवंतिका ने खुद बनाया था। अवंतिका जानती थी उस लेप को लगाने से अभिमन्यु की चोटें जल्दी ठीक हो जाएगी। करीब 3 घंटे तक अवंतिका अभिमन्यु के कमरे में ही बैठी रही और अभिमन्यु का चेहरा निहारती रही। अभिमन्यु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके सामने अवंतिका थी। अवंतिका को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही अभिमन्यु को मुस्कुराता हुआ देखकर अवंतिका ने मन ही मन कहा, अंडस्को राणा साहब कभी नहीं सुधरेंगे। अभिमन्यु उठकर बैठना चाहता था, लेकिन अवंतिका ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। जानती हूँ आप फौजी हैं और आपको छोटी मोटी चोटें बीमार नहीं कर सकती, लेकिन ये छोटी मोटी चोटें नहीं है, लेटे रहिए। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अंडस्को लेकिन मैं बैठना चाहता हूँ। अवंतिका जानती थी कि अभिमन्यु उसकी नहीं सुनेगा, इसलिए उसने तकिया लगाकर अभिमन्यु को बैठाने की कोशिश की और अभिमन्यु भी धीरे धीरे बैठ गया। लेकिन उसकी कमर में बहुत सारे कांच चुभे हुए थे, जिसकी वजह से उसे दर्द भी हुआ। अवंतिका ने एक बार फिर अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब मान लीजिए, आपकी कमर के जख्म अभी हरे हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, आप लेट जाए। लेकिन अभिमन्यु नहीं माना। वह बेड से टेक लगाकर बैठ गया। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अवंतिका को देखा और बोला, अंडस्को पहले ये बताओ तुम मुझसे इम्प्रेस हुई कि नहीं हुई। अभिमन्यु की बात सुनकर अवंतिका तो हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी। वही अभिमन्यु ने फिर से अवंतिका को देखकर आंख मार दी। अवंतिका की आंखें हैरानी से फिर से बड़ी हो गई। अवंतिका हैरान होते हुए बोली, अंडस्को राणा साहब हर परिस्थिति में उपहास कैसे कर लेते हैं आप अपनी हालत तो देखिए। चित्रलेखा ने आप पर न जाने कितने हमले किए। आप पूरी तरह घायल हो गए थे और अब भी आपको शरारत सूझ रही है। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को शरारत नहीं, मेरे दिल की बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ तुम मुझसे पट गई कि नहीं। पट जा यार, अब तो मैं तेरे लिए पिट भी गया। ये बात बोलते हुए अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई।
वही अभिमन्यु को मुस्कुराता हुआ देखकर अवंतिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अवंतिका अभिमन्यु की बातों को इग्नोर करती हुई बोली, राणा साहब कुछ खाएंगे? आपके लिए कुछ बना दूं? अभिमन्यु ने फिर कहा, अवंतिका मेरे सवालों का जवाब दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिका के पास अभिमन्यु के सवालों का जवाब था ही नहीं तो वह क्या देती। ये कह सकते थे अवंतिका अपने मुंह से अभिमन्यु से कुछ कहना नहीं चाहती थी, वही अभिमन्यु ने तो अवंतिका को हर सिचुएशन में छेड़ने की ठान रखी थी। अभिमन्यु एक भी मौका नहीं गवाता था अवंतिका को परेशान करने का। अभिमन्यु ने एक बार फिर अवंतिका को देखा और फिर पूछा, बताओ ना अवंतिका, अब तो मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी? ओ सॉरी, क्या तुम मेरा प्रेम स्वीकार करोगी? अवंतिका उठ गई और कमरे से बाहर जाती हुई बोली, राणा साहब आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, कई बार कह चुकी हूँ। लेकिन तभी अवंतिका ने अपनी कलाई पर अभिमन्यु का हाथ महसूस किया। अभिमन्यु ने अवंतिका की कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर लपेटकर अपने करीब करके लगभग गुस्से में कहा, कल तुम गायब क्यों हो गई थी? वहीं दूसरी तरफ दादाजी महापुरोहित के आश्रम पहुंच गए थे। महापुरोहित और दादाजी दोनों ही आश्रम के गार्डन में एक चटाई पर बैठे हुए थे। कल रात जो कुछ भी हुआ दादाजी ने वह सब कुछ महापुरोहित जी को बता दिया। वही महापुरोहित जी भी आंखें बंद किए हुए कुछ ध्यान कर रहे थे। महापुरोहित जी ने अपनी आंखें खोली और दादाजी उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। महापुरोहित जी ने कहा, सृष्टि पर किसी आत्मा का साया है और वह साया बहुत ही खतरनाक है। वह साया इस युग का है ही नहीं, वो दूसरे युग से इस युग में आया है। सृष्टि की जान खतरे में है, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सृष्टि को उसकी सकारात्मक शक्तियां पहचान लेनी चाहिए। सृष्टि को पता होना चाहिए कि वह कोई आम लड़की नहीं है। वह आत्मा सृष्टि के शरीर में इसीलिए प्रवेश कर जाती है क्योंकि सृष्टि अपनी शक्तियों से अपरिचित है। जिस दिन सृष्टि को अपनी शक्तियों का आभास हो गया, उस दिन ब्रह्मांड की कोई भी आत्मा सृष्टि के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है हमें सृष्टि को वह तोड़ देना चाहिए, जिसके बलबूते पर वह उस बुरी आत्मा को इस युग से दूसरे युग में भेज दे। दादाजी ने हाथ जोड़कर महापुरोहित से कहा, मैं कुछ समझा नहीं महापुरोहित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कल रात मैंने जो नज़ारा देखा है उस नज़ारे को मैं आज से 15 साल पहले भी देख चुका हूँ। तब भी मैं आपके पास ही मदद मांगने आया था और आज भी मैं आपके पास ही मदद मांगने आया हूँ। मेरी बहू से काले साए को दूर कर दीजिए। महापुरोहित जी बोले, सृष्टि को आश्रम लाओ। जैसी पूजा हमने सम्राट के लिए की थी वैसी ही पूजा हमें सृष्टि के लिए करनी होगी। अगर इस पूजा में उस काले साए ने अड़चन नहीं डाली तो सृष्टि पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों से परिचित हो जाएगी। दादाजी ने कहा, श्वेत पत्थर दिखाकर रोक लिया था, लेकिन अगर मेरे पास वह श्वेत पत्थर नहीं होता तो मैं अपने अभिमन्यु को हमेशा के लिए खो देता। उसने मेरे अभिमन्यु को पूरी तरीके से घायल कर दिया था। महापुरोहित जी, मैं अपनी आंखों के सामने एक और लाश नहीं देखना चाहता। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा अभिमन्यु भी सुरक्षित हो जाए। महापुरोहित जी ने फिर से अपनी आंखें बंद की और उन्हें इस बार अवंतिका दिखाई थी। महापुरोहित जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आंखें खोली और दादाजी की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हारे घर में सृष्टि के अलावा भी कोई लड़की है? दादाजी ने कहा, हाँ है एक लड़की, अवंतिका। अभिमन्यु को रास्ते में मिली थी, लेकिन वह लड़की तब से हमारे घर में ही है। हमारे घर से जाती नहीं, हमेशा वही रहती है और अब तो वह मेरे परिवार में घुल मिल गई। अब तो मैं और रत्नावती भी नहीं चाहते कि वह हवेली से चल जाए। महापुरोहित जी जान चुके थे कि अवंतिका ही राजकुमारी अवंतिका है, लेकिन वह दादाजी को अवंतिका के आज्ञा के बिना कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, रणधीर, वह लड़की जिसका नाम तुम अवंतिका बता रहे हो वह भी तुम्हारे अभिमन्यु का सुरक्षा कवच है। वह लड़की जब तक अभिमन्यु के आसपास है अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा। रणधीर सिंह राणा ने कहा, तो क्या मैं अवंतिका और अभिमन्यु का विवाह कर दूं? लेकिन अवंतिका के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। महापुरोहित जी ने कहा, वक्त आने पर अवंतिका के बारे में भी जान जाओगे। और रही बात उन दोनों के विवाह की, तो अभी उसके बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल तुम सृष्टि के बारे में सोचो। सृष्टि को लेकर आश्रम आ जाओ। कल दशम है और परसों एकादशी। हमें एकादशी वाले दिन श्री हरि का नाम लेकर महायज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में सृष्टि की सकारात्मक शक्तियां उजागर होगी। बंजारन की आत्मा और इस काले साए से सृष्टि लड़ सकती है, लेकिन हमें सृष्टि को वह हथियार देना होगा जिससे वह लड़ सके। तुम एकादशी वाले दिन सृष्टि को लेकर आश्रम आ जाओ। हम सुबह के पहले पहर से ही महायज्ञ का आयोजन करेंगे। कौन सी है सृष्टि की सकारात्मक शक्तियां? महापुरोहित जी किस हथियार की बात कर रहे हैं? क्या जवाब देगी अवंतिका अभिमन्यु को?